हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एक सिंपल सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, जिसका नाम है एडी करंट्स। ठीक है, तो एडी करंट्स क्या होते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अनअकैडमी पे आप अपनी मनचाही लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो या इंग्लिश में हो। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने आते हैं, बहुत साल का उनका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपर्टीज होती है उनकी। आपको लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हैं, उसके बाद में आपकी डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। आप रियल टाइम में बात कर सकते हो एजुकेटर्स के साथ में और आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपके टेस्ट सेशंस होंगे, उसके बाद में टेस्ट का डिस्कशन होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अनअकैडमी के जो भी बेनिफिट्स है आपको इस नीचे स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, अगर इन बेनिफिट्स को लेना है तो जस्ट एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन खरीदना है। वो सब्सक्रिप्शन आपको बहुत ही किफ़ायती दाम में मिल जाता है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हुए मेरा कोड यूज़ करोगे VKR, तो उस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मेरा कोड VKR यूज़ करना मत भूलना और अनअकैडमी पे ज्वाइन होने की मैं आपको सलाह देता हूँ। तो चलिए, ये हो गया अनअकैडमी के बारे में। अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना एडी करंट्स। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा है फैराडे का लॉ, उसके बाद में लेंस का लॉ। ठीक है, हमने यही जाना है अभी तक कि जब कोई कॉइल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में होती है, ठीक है, या फिर फील्ड कांस्टेंट है और वो हमारी कॉइल मूवमेंट कर रही हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ऐसा पढ़ा था हमने कि एक मैग्नेटिक फील्ड थी, ठीक है, इनवर्स वाली। इसमें हमने एक कॉइल रखी थी और उस कॉइल को हमने क्या करा था, उस कॉइल को हमने यहाँ से ऐसा मूव करा था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कॉइल का एरिया कम हो रहा था। सही है ना, कॉइल के साथ एरिया जो है, जितना एरिया कॉइल का फील्ड के अंदर है तो उतना एरिया कम हो रहा था। धीरे धीरे कॉइल हम बाहर खींच रहे थे, एरिया कम हो रहा था, फील्ड कांस्टेंट है लेकिन एरिया चेंज हो रहा है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से फ्लक्स चेंज हो रहा था। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है, क्या होता है, कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। और करंट कैसे इंड्यूस होता है हमको मालूम है, EMF इंड्यूस होता है, उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। और करंट ऐसे इंड्यूस होता है जो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे। लेंज लॉ क्या बोलता है, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो करंट ऐसा बनेगा जो फ्लक्स इंक्रीज करे, चेंज को अपोज करता है। ठीक है, चेंज को। तो यहाँ पे देखो इनवर्ड है फील्ड, तो फ्लक्स भी इनवर्ड है। फ्लक्स इनवर्ड है, धीरे धीरे फ्लक्स कम हो रहा है, तो इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है। तो इस कॉइल के अंदर ऐसा करंट जनरेट होगा जो इनवर्ड फ्लक्स बढ़ाएगा, मतलब इनवर्ड फील्ड बढ़ाएगा। तो इनवर्ड फील्ड बढ़ाने के लिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, ये हमको मालूम है। सही है, यहाँ तक तो हमको पता है। EMF इंड्यूस होता है, करंट होता है वगैरह, सब सही है। इस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, सही है। और जब किसी मटेरियल को रेजिस्टेंस होता है और उस मटेरियल से जब हम करंट पास कर देते हैं तो उस करंट का एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, वो हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी आज हमको पढ़ना है। तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा और कॉइल हीट हो जाएगी, यहाँ तक तो हमें मालूम है। इसमें क्या होता था, जो इंड्यूस करंट है ना, उसके पास गाइडेड पाथ है। करंट को फ्लो होने के लिए पाथ लगता है, रास्ता चाहिए होता है। उसके पास पाथ होती है क्या, एक पतली सी कॉइल है, इस कॉइल की इस रास्ते में से जाएगा, अंदर कोई करंट है नहीं। सही है ना। लेकिन अगर मान लो मैंने इस कॉइल की जगह पे अभी क्या रख दी, मैंने इस कॉइल की जगह पे अभी रख दी प्लेट। प्लेट मतलब क्या, इधर भी आपका प्रेजेंट है मटेरियल, प्लेट का मटेरियल, कॉपर प्लेट है मान लो पूरी। पहले कॉपर की कॉइल थी, अभी कॉपर का प्लेट है। अभी कॉपर का प्लेट है, मेटल प्लेट है, वही होगा, वापस क्या हो जाएगा, इसके अंदर फील्ड जाएगी, फ्लक्स जाएगा, बाहर लेके जाएंगे प्लेट को तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा यानी फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस ऐसा होगा ताकि वो फ्लक्स चेंज को अपोज करे। और EMF इंड्यूस होने की वजह से और इंड्यूस हो जाएगा आपका करंट। लेकिन इस टाइम जो करंट इंड्यूस होगा ना, उसके पास ऐसे कॉइल की तरह कोई गाइडेड पाथ नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर करंट जो इंड्यूस होंगे ना, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, जो इंड्यूस करंट होगा,
उसके पास अभी गाइडेड पाथ नहीं है जैसे पहले था कॉइल के पास। क्या था, कॉइल ऐसी थी तो बस वही रास्ता था, उसी में से करंट फ्लो हो जाता था। लेकिन यहाँ पे इधर भी अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अभी अभी वो कॉइल नहीं है, अभी वो प्लेट बन गई है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज वगैरह तो हो गया, मोशन की वजह से यहाँ पे ना करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन करंट को गाइडेड पाथ नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से फ्लो कराते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन का मोशन। ये ऐसा एक लूप बन सकता है, इसी मेटल प्लेट में ऐसा भी इलेक्ट्रॉन का दूसरा लूप बन सकता है, और लूप बन सकता है फील्ड पे ऐसा ऐसा, इधर भी ऐसा पतला बन सकता है, ऐसा सर्कुलर लूप बन सकता है और बनता भी है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास या फिर अभी जो करंट है, करंट के पास फ्लो होने के लिए जो गाइडेड पाथ थी कॉइल के पास, वो गाइडेड पाथ अभी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है। लेकिन करंट तो इंड्यूस हो रहा है, लेंज लॉ, फैराडे लॉ वही बोलते हैं। और करंट क्या करता है, करंट फ्लो होता है, और करंट को फ्लो करने के लिए वो क्लोज पाथ देखता है। यहाँ पे क्लोज पाथ बहुत सारे वो अपने आप बना सकता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे देखेगा तो ये जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन के करंट्स का, ठीक है, ये अलग करंट है, ये अलग है, अलग अलग है, ऐसा कॉइल। अगर आप पानी लेते हो किसी बर्तन में और इसको इस तरह से घुमा देते हो ऐसा ऐसा, तो पानी में जो है ना वो भंवर प्रोड्यूस हो जाता है, और पानी में जो भंवर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एडी। उसको क्या बोलते हैं, एडी। तो यहाँ पे जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है, वो करंट का भी जो हम देख रहे हैं करंट के इस फ्लो को, वो भी हमें किसके जैसा दिखता है, उस पानी में प्रोड्यूस हुए भंवर के जैसा, यानी एडी के जैसा। तो उसी की वजह से उस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इनको नाम देते हैं एडी करंट। तो दोस्तों बस यही है, एडी करंट कुछ बड़ी बात है नहीं, ठीक है, बस यही है एडी करंट। अगर किसी मेटल प्लेट को, यहाँ पे ये है आपका पेंडुलम है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। अगर किसी मेटल प्लेट को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या फिर फील्ड कांस्टेंट है, और अगर हम उस मेटल प्लेट का मोशन करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, फैराडे लॉ, लेंज लॉ मालूम है हमको, करंट इंड्यूस होता है। लेकिन अभी ये प्लेट है, कॉइल नहीं है, कॉइल में गाइडेड पाथ थी। गाइडेड पाथ मतलब एक फिक्स रास्ता था करंट को फ्लो होने के लिए, यहाँ पे करंट को फ्लो होने के लिए कोई फिक्स रास्ता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐसा रास्ता बना लेते हैं, और वो रास्ता दिखता है हमको एडी के जैसा, पानी में प्रोड्यूस हुआ हुआ भंवर के जैसा, ठीक है। तो इसीलिए हम उस करंट का जो शेप है फ्लो होने का, जो रास्ता वो चुनते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें एडी के जैसे दिखता है, उसी की वजह से हम उसको बोलते हैं एडी करंट। सही है। तो एडी करंट जो है यहाँ पे इसमें भी प्रोड्यूस होगा, इसमें भी प्रोड्यूस होगा। और हाँ, जो एडी करंट है ना वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। करंट फ्लो होगा इतने इसमें, तो इसका रेजिस्टेंस है प्लेट का रेजिस्टेंस है, और हीटिंग इफेक्ट हमें मालूम है R² RT, है ना। तो ये जो है इतना हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है इसके कि जो मैकेनिकल वर्क है, दैट मैकेनिकल वर्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और वो जो प्लेट है ना, वो प्लेट क्या हो जाती है, प्लेट हमारी वार्म हो जाती है। वार्म मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, इसलिए इसको v जितनी वेलोसिटी से खींचने के लिए फोर्स लगाते हैं, काम हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस कॉइल का या अभी इस प्लेट का, तो वर्क डन हुआ है, मैकेनिकल वर्क डन, और मैकेनिकल वर्क डन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सही है, पिछले वीडियो में हमने इसको भी देखा था। अब ये हो गया एडी करंट, सिंपल एक्सप्लेनेशन। अभी वो करता क्या है, ठीक है। तो ये मैंने दो एग्जांपल्स रखे हैं यहाँ पर। ये है पेंडुलम आपका, ये मेटल का बॉब है, अच्छा सा मेटल है, एकदम कंडक्टर है। ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये मान लो साउथ पोल है। तो अगर नॉर्थ पोल है इधर, साउथ पोल है इधर, तो आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और मान लो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। डायग्राम मैंने ढंग से नहीं बनाई है, डायग्राम पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या है। देखो ये नॉर्थ पोल है, सही है, और ये साउथ पोल है। इनको ऐसे सामने सामने रखा है, यहाँ पे वो सामने नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसे सामने है, ठीक है। और आपका जो पेंडुलम है ये सब ऊपर है। पेंडुलम क्या करेगा, ये नॉर्थ पोल और इस साउथ पोल के बीच में ऐसा वाला मोशन करेगा। नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, पेंडुलम ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो एडी करंट क्या करते हैं इस पेंडुलम के मोशन को, मैं आपको बताता हूँ। अभी ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कांस्टेंट है, सही है।
ये जो बॉब है उसके साथ में यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो कितना है, 0 है। इस बॉब में से कोई भी मैग्नेटिक लाइंस पास नहीं हो रही है क्योंकि अभी वो उधर है, सही है। जैसे ही हम बॉब को इसमें ऐसा मोशन देते हैं तो धीरे धीरे बॉब नीचे आएगा, नीचे आएगा, धीरे धीरे 1 लाइन आएगी, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, बाद में सभी लाइन्स, सही है। सभी लाइन्स मतलब इसका जितना भी एरिया है पूरे एरिया में से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि धीरे धीरे बॉब के अंदर फ्लक्स बढ़ेगा। जो बॉब है, बॉब का जो एरिया है उसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स जो है वो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ेगा तो वही फिर वापस फैराडे लॉ, लेंज लॉ, धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ रहा है बॉब के अंदर का, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब करंट इंड्यूस होगा। करंट कैसा इंड्यूस होगा, जो इस फील्ड को या फिर जो इंक्रीजिंग फ्लक्स को, धीरे धीरे बॉब के अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा है तो उस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करने वाला करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि उसके अंदर का फ्लक्स कैसा हो जाए, ऐसा, उसके अंदर की फील्ड कैसी हो जाए, ऐसी, क्योंकि ये जब आ रहा है ये वाली फील्ड बढ़ रही है उसके अंदर से, ऐसी जाने वाली फील्ड लाइंस बढ़ रही है, यानी ऐसा फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि ऐसा हो जाए। अभी ऐसा है तो करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा, सही है ना, अपोज करने वाला। तो इस फ्लक्स को इंक्रीज होने को क्या करता है, वो अपोज करता है। इसका मतलब क्या है, जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स इंक्रीज कैसे हो रहा है, क्योंकि बॉब हमारा इधर इधर आ रहा है, तो एडी करंट ऐसा होगा कि वो क्या करेगा, बॉब के इस फील्ड के अंदर इधर आने को ही अपोज करेगा। मतलब एडी करंट इस बॉब के मोशन को अपोज करेगा। बॉब जब नीचे आ रहा होगा, जैसे जैसे उसका फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो फ्लक्स कम करने के लिए, लेंज लॉ के हिसाब से फ्लक्स को कम करने के लिए इसके अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो एडी करंट इसके अंदर आने को ही अपोज करेगा। लेकिन फिर भी ग्रेविटी के वजह से क्या हो जाता है, ग्रेविटी की वजह से वो बॉब आ जाता है नीचे, बॉब आ जाता है, धीरे धीरे फ्लक्स बढ़ रहा है, एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कम करने का। तो एडी करंट का इफेक्ट मतलब कैंसिल हो जाता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, वो है ना उसका स्पीड कम कर देता है, उसका स्पीड कम कर देता है, ठीक है, आने का। मान लो अभी यहाँ से वापस बाहर जाने लग गया बॉब, जैसे जैसे बाहर जाएगा अभी फ्लक्स क्या होगा, उल्टा, अभी फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा, कैसे, कम होने लग जाएगा। जब यहाँ से नीचे आ रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था, एडी करंट उस फ्लक्स को अपोज कर रहा था, मतलब फ्लक्स को कम करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे धीरे धीरे फ्लक्स कम होगा, धीरे धीरे फ्लक्स अभी कम होगा क्योंकि बॉब जो है वो बाहर जाएगा, तो धीरे धीरे फ्लक्स कम होगा। तो लेंज लॉ के हिसाब से इस कम होने वाले फ्लक्स को अपोज करेगा, मतलब एडी करंट इसमें ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को अभी इंक्रीज करना चाहेगा। तो फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए एडी करंट अभी अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी, एडी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगी। और क्या चाहता है एडी करंट, कि अभी इसमें से बाहर जाए ना, ठीक है, चेंज को अपोज करता है कोई भी, ठीक है, नेचर में जो कुछ है। तो पहले एडी करंट क्या चाहता था कि बॉब आए ना नीचे, लेकिन अभी आ गया ना, अभी एडी करंट क्या चाहेगा कि ये बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, तो वापस उसका स्पीड कम करना चाहेगा, उल्टा एडी करंट प्रोड्यूस करके उल्टे डायरेक्शन में, फिर भी आगे चला जाएगा, वापस वो चलता ही रहेगा, फिर वापस नीचे आएगा तो वापस फ्लक्स बढ़ेगा, एडी करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि उस फ्लक्स के इंक्रीज को अपोज करे, मतलब फ्लक्स को डिक्रीज करने का ट्राई करेगा। वापस जब उधर की साइड जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, एडी करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि उस फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करे, फ्लक्स के डिक्रीज को अपोज करे, मतलब वापस अभी वो क्या करेगा, फ्लक्स के इंक्रीज करना चाहेगा, ठीक है, फ्लक्स को। मतलब वो क्या कर रहा है, हर बार देखो, अगर नीचे आ रहा था तो फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए मोशन को अपोज कर रहा था, अब ये बाहर जा रहा है तो वापस फ्लक्स को चेंज करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करने के लिए वापस मोशन को अपोज कर रहा था, वापस नीचे आएगा, वापस मोशन को अपोज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होते, ठीक है, और बीच में फील्ड नहीं होती, अगर हमने किसी फोर्स से इस मेटल बॉक्स को मोशन दे दिया, ऑस्सिलेशन दे दिया, तो अगर वो 1 सेकंड में 10 ऑस्सिलेशन परफॉर्म कर लेता, ठीक है, मान लो 10 ऑस्सिलेशन वो परफॉर्म कर देता, अगर ये पोल्स नहीं रहते, अभी क्या हो जाएगा, अभी नॉर्थ और साउथ पोल आने की वजह से वो 1 सेकंड में सिर्फ 4 ही ऑस्सिलेशन करेगा। अभी ये कहाँ से हुआ, किसकी वजह से हुआ, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वही जो एडी करंट वगैरह प्रोड्यूस हुए, फ्लक्स चेंज हुआ उसकी वजह से।
तो क्या करता है एडी करंट, पहला पर्पज है उसका डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन, डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशन। जो पहले बॉब अच्छे से ऑसिलेट कर रहा था उसका उसका ग्रेविटी से 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता था 1 सेकंड में, लेकिन अभी ये नॉर्थ और साउथ पोल लगाने की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो गया, फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया, अपोजिशन हो गया उसके मोशन को अपोज होने की वजह से धीरे धीरे जो उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ऑसिलेशन उसका डैम्प हो जाएगा। और जैसे ही बाद में आप इस मेटल बॉब को हाथ लगाओगे आपको एक मेटल बॉब लगेगा, वो उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, सही है। तो एडी करंट क्या करते हैं, ऑसिलेशंस को डैम्प कर देते हैं, सही है। पहले अच्छे से वाइब्रेट कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था, ठीक है, अभी उसका डैम्पिंग हो गया यहाँ पे। तो एडी करंट क्या करते हैं, ऑसिलेशन को डैम्प कर देते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक मेटल प्लेट है, ये सेकंड डायग्राम देखो अभी और ये है पायलट, मतलब इस पे हमने उसको टांग दिया है और ये मेटल प्लेट अभी ऐसे ऐसे करेगी। पहले मान लो बाहर थी, तो इस मेटल प्लेट के साथ में कोई भी फ्लक्स इंड्यूस नहीं था, लेकिन जैसे ही अभी अंदर आने लग जाएगी धीरे धीरे उसके अंदर जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अभी फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फैराडे लॉ, लेंस लॉ लगाओ, क्या हो जाएगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इसमें से करंट भी फ्लो करने लग जाएगा। अभी ये प्लेट है, अगर ये जस्ट ऐसा कॉइल होता तो करंट है ना, ये एंड पाथ लेके अच्छे से गाइडेड पाथ उसको मिल जाता, उस गाइडेड पाथ में करंट फ्लो होता, थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होती। लेकिन यहाँ पे है ना प्लेट है, ये अंदर भी मटेरियल है पूरा प्लेट का, तो कॉपर का प्लेट है मान लो। तो अभी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सारी जगह पे है, तो उनको भी फ्लो होने के लिए गाइडेड पाथ नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऐसे फ्लो होने लग जाएंगे, ठीक है। ये भी लूप बन सकता है, ये ऐसा भी लूप बन सकता है और उसके अंदर भी लूप बन जाते हैं। अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरह का सर्कल लेता है, चूज करता है, उस पे है, ठीक है। तो जब भी ऐसा जाएगा तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका फील्ड बढ़ रहा है वैसे उसको अपोज करने के लिए करंट भी बढ़ेगा। करंट बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे इसके मोशन को अपोज होगा, बाहर निकलेगा, वापस अंदर आएगा, बाहर निकलेगा, वापस अंदर आएगा। अंदर आते वक्त उसका फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो एडी करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को कम करे। जैसे बाहर निकलने लग जाएगा धीरे धीरे फील्ड कम होगा, फ्लक्स कम होगा, एडी करंट ऐसा होगा ताकि वो क्या करे, उस डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करे, ठीक है। तो करंट अभी अलग डायरेक्शन में इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस चलता ही रहेगा। अगर ये फील्ड नहीं होती तो ये जो प्लेट है हमारी मेटल प्लेट, उसको फोर्स देके अगर हम कुछ ऐसा मोशन दे देते ऑसिलेशन, तो ये भी ज्यादा ऑसिलेशन कर पाती थी। लेकिन अभी फील्ड की वजह से हर बार क्या हो रहा है, इसके मोशन को अपोज हो रहा है, इसके मोशन को अपोज हो रहा है तो ये जल्दी रुक जाएगी, ये जल्दी रुक जाएगी तो इसका भी क्या हो जाएगा, डैम्पिंग हो जाएगा। और बाद में अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो आपको ये वार्म लगेगी, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ठीक है। तो एडी करंट हम अवॉइड नहीं कर सकते, एडी करंट को हम कम कर सकते हैं। अगर मान लो ये मेटल प्लेट थी, इसकी जगह पे अगर मैं मेटल प्लेट ले लूँ एक, तो इसके अंदर ऐसी एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे, पूरा गोल गोल गोल, ये है एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो इतना एडी करंट जो है वो बॉब को जल्दी हीट कर देगा, और इसका ऑसिलेशन जल्दी डैम्प हो जाएगा। अगर मान लो हमको इस एडी करंट को कम करना है तो हमें क्या करना है, सिंपल, ये जो ऐसी पूरी कंटिन्यूअस प्लेट है ना, उस कंटिन्यूअस प्लेट के अंदर थोड़े से स्लॉट डाल देना है। स्लॉट कैसे, ऐसे। तो अभी क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पहले इतना छोटा सा सर्कल कवर करते थे, इतना छोटा सा, अभी उनको सर्कल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि करंट क्लोज लूप में जाती है, करंट को क्लोज लूप में जाना है तो इलेक्ट्रॉन को इतना लंबा रास्ता लेना पड़ता है, तो इतने लंबे रास्ते की वजह से क्या होता है, एडी करंट कम हो जाता है। और जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है वो हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर आपको एडी करंट कम करना है किसी अंदर जाने वाला, तो उसमें स्लॉट्स कर दो, स्लॉट करने की वजह से एडी करंट कम हो जाते हैं, सही है। तो दोस्तों ये था हमारा एडी करंट के इफेक्ट और एडी करंट को कम कैसे करना होता है। तो अभी हम देखते हैं एडी करंट के एप्लीकेशन। एडी करंट काम में भी आता है, और एडी करंट के डिसएडवांटेज तो मालूम है आपको कि हीट प्रोड्यूस कर देता है, मोशन को अपोज करता है। लेकिन ये जो डिसएडवांटेजेस है
उनका भी यूज हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं। थोड़े बहुत एप्लीकेशन है, उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको। पहला है 1.5 बीट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में है। तो उसमें क्या होता है, करंट मेजर करता है। थोड़ा सा करंट कॉइल में से पास होता है, तो कॉइल में से करंट पास होता है, तो करंट की वजह से उसको आजू बाजू में मैग्नेट होता है, ठीक है। तो टॉर्क लगता है, टॉर्क लगता है तो कॉइल घूमती है, कॉइल घूमती है, फ्रेम घूमती है, फ्रेम के ऊपर पॉइंटर लगा होता है। मान लो कोई करंट है 2 मिली एम्पियर, तो जो पॉइंटर है वो 2 मिली एम्पियर पे, मान लो स्टार्टिंग में करंट 0 था, जैसे ही करंट फ्लो हुआ 2 मिली एम्पियर पे जाके उस पॉइंटर ने रुक जाना चाहिए। लेकिन हमको मालूम है इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से क्या होता है, ये पॉइंटर अभी मोशन में आ गया तो मोशन में चलता ही रहेगा जब तक तो उसको कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो करंट जब भी हम मेजर करते हैं 2 एम्पियर करंट होगा तो पॉइंटर 2 एम्पियर पे जाके रुकेगा नहीं, थोड़ा आगे चल जाएगा, आगे चल जाएगा तो वापस वो फॉस्फर ब्रॉन्ज वगैरह मालूम है हमको, वो फाइबर वगैरह होते हैं, वो रेस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा तो फिर अभी वापस इधर आने लग जाएगा, इधर आने लग जाएगा तो 2 मिली एम्पियर पे वापस नहीं रुकेगा, वापस पीछे जाएगा। तो ऐसा 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 हम देखते ही रहेंगे, 2 मिली एम्पियर पे आने पे वो बहुत टाइम लगेगा। करंट तो उतना ही है हमारा, ठीक है, 2 मिली एम्पियर ही है, तो करंट 2 मिली एम्पियर दिखाना है तो इस पॉइंटर ने 2 मिली एम्पियर पे आके रुक जाना चाहिए, लेकिन वो रुकता नहीं है। तो फ्रेम के नीचे जो कोर वगैरह लगाए हैं, कॉइल जो है उसको तुरंत रोकना जरूरी है। तो तुरंत कैसे रोकेंगे, तो उस कॉइल के अंदर जो नीचे कोर होता है सॉफ्ट आयरन का, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, फिर उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है एडी करंट। एडी करंट क्या होता है हमको मालूम है, मेन क्राइटेरिया क्या है एडी करंट का, मोशन को अपोज करता है। तो उस सॉफ्ट आयरन कोर में जैसे ही एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, उस सॉफ्ट आयरन कोर के मोशन को अपोज हो जाता है। तो करंट की वजह से जल्दी से इधर आ गया, लेकिन आगे आने वक्त उसका मोशन को अपोज हो जाएगा उसके अंदर के एडी करंट की वजह से। तो मोशन को अपोज होने की वजह से वो तुरंत यहाँ पे रुक जाएगा, ना आगे जाएगा ना वापस पीछे, बस इधर ही जाके रुक जाएगा। क्योंकि किसी भी डायरेक्शन के मोशन को एडी करंट अपोज कर सकता है, इधर जाने को भी अपोजिशन है, इधर जाने को भी अपोजिशन है, तो एक ही जगह पे वो रुक जाएगा। तो जो रीडिंग है उस पर जाके गैल्वेनोमीटर 1.5 होना चाहिए, मतलब उस पर ही रुक जाना चाहिए, ऑसिलेट नहीं करना चाहिए, जल्दी रीडिंग दिखाना चाहिए उसने। तो उसके लिए उसको ऑसिलेशन 1.5 करना बहुत जरूरी होता है जल्दी, उसके लिए एडी करंट यूज होता है। दूसरा, हमारी जो छोटी छोटी इंडक्शन मोटर्स लगी होती है ना, जैसे कि फैन में है, पानी के पंप में है, छोटी छोटी मोटर्स, उनमें भी एडी करंट का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर एडी करंट नहीं रहते तो फिर हमको वापस हर एक मोटर में वो कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर वगैरह वो लगाना पड़ता, ठीक है, स्लिप रिंग वगैरह लगाना पड़ता। लेकिन एडी करंट की वजह से कार्बन ब्रश, स्लिप रिंग हमें नहीं लगाना पड़ता। इसका डिटेल में नहीं है, नहीं तो इंडक्शन मोटर पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, आगे वो हमने। इसके बाद में है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक मतलब किस में यूज होता है, ये ट्रेन में यूज होता है। ट्रेन का चक्का है वो चलता रहता है, उसके आजू बाजू में क्या होता है, ये ट्रेन का चक्का है मान लो, उसके दोनों साइड में मान लो ट्रेन ऐसी आगे जा रही है, सही है, तो ये व्हील ऐसे घूमता है ट्रेन का, तो व्हील के आजू बाजू ना 2 ऐसे ड्रम लगे हुए थे, एक साइड नॉर्थ पोल होता है, दूसरी साइड में साउथ पोल होता है, और उसके अंदर हमारा एक कॉइल क्या कर रहा है, ओ सॉरी, ये जो व्हील है ट्रेन का वो घूम रहा है। जैसे ही ट्रेन को रोकना होता है क्या करते हैं, इन जिस ड्रम जो है, ड्रम का सप्लाई एक्टिवेट कर देते हैं, इस ड्रम को एसी सप्लाई दे देते हैं। एसी सप्लाई देने की वजह से क्या होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव चलता रहेगा, क्योंकि एसी क्या है, पोलैरिटी 1 सेकंड में 50 बार चेंज करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस व्हील के आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फील्ड होती है। लेकिन एसी सप्लाई की वजह से करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो फील्ड वेरी होगी, फील्ड वेरी होगी तो ये जो रोटेट हो रहा है, ठीक है, रिवॉल्व हो रहा है व्हील, उसके साथ में लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा, तो उस व्हील में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बाद में एडी करंट इंड्यूस होगा। एडी करंट प्रोड्यूस क्या करता है, उस व्हील को, खुद को, जिसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हुआ है उसी के मोशन को अपोज हो जाता है। तो व्हील के अपने मोशन को उस व्हील के अंदर प्रोड्यूस होने वाला एडी करंट अपोज करता है और ट्रेन जो है वो रुक जाती है, ठीक है, वही बात है। इसके आगे इधर उधर 2 पोल ड्रम होते हैं, ड्रम के अंदर मैग्नेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स।
उसके बाद में इंडक्शन फर्नास, बस इसमें भी वही करते हैं, कुछ नहीं। मान लो कोई मेटल है जो आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं, ठीक है, 1700-1800 डिग्री पे हमारा आयरन वगैरह मेल्ट होना स्टार्ट होता है, 2000 डिग्री पे लग जाता है कभी कभी। तो अगर इसको हीट करना है तो जहाँ से हम हीट ला रहे हैं वो हीट जो सोर्स है उसका खुद का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होना चाहिए, सही है ना, तभी वो इनको हीट देगा, रेडिएट करेगा, हीट रेडिएट करेगा, तभी ये हीट लेके मेल्ट वगैरह होंगे। लेकिन ऐसा इतना टेम्परेचर पे हम किसी को हीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कन्वेंशनली। तो हम अलग मेथड यूज़ करते हैं जो है एडी करंट वाला। हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल रख देते हैं, सर्किट कंप्लीट कर देते हैं और यहाँ पे एसी सप्लाई दे देते हैं। एसी सप्लाई की वजह से क्या होगा, जो सप्लाई है हमारा प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एसी सप्लाई की वजह से हमारा जो यहाँ पे सर्किट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होते रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं लिखते, बस दो मैग्नेटिक पोल लिखते हैं, ठीक है, तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, फील्ड ऐसे ऐसी होती रहेगी, 1 सेकंड में 50 बार। तो फील्ड चेंज होगी, इसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस होगा, इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अंदर, ईएमएफ की वजह से हर एक के इसके स्क्रैप में पूरा क्या हो जाएगा, एडी करंट। और एडी करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा कि उस हीट की वजह से हमारा जो स्क्रैप मटेरियल है पूरा आयरन वगैरह जो भी हो वो सारा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो हम कन्वेंशनली उनको मेल्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एडी करंट का यूज करके हम उस स्क्रैप को मेल्ट आराम से कर सकते हैं, सही है। तो दोस्तों बस यही था हमारा एडी करंट, बहुत ही थियोरेटिकल था, इस पे बस शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए